प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं, 25 गुणित 26, ठीक अगले संख्या से गुणा करके 2 से भाग कर दो, तो इस तरह प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल मिल जाता है। देखो 2 से 26 को आधा कर दो, क्या मिला, 13। 25 या 75 की 5 हासिल 7, 25 से कम 25, 25 7 32, यानी कि आ गया 325 उत्तर। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आए तो 6 बार 9 को लिख दो जी। ये देखो ऑप्शन ए में लिखा है, ठीक। केवल एक ही शर्त है कि सबसे बड़ी संख्या, तो जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो कितने अंकों की कह रहा है उतना बार 9 लिखा जाता है, तो यही इसका उत्तर है। चलिए देखिए ये प्रश्न, अनिकेत 8 मेज है और 150 की दर से खरीदा, तो गुणित करेंगे 150 से, कितना हो जाएगा, 8 शून्य शून्य 15 120, यानी 1200 रुपये में खरीदा। और 12 कुर्सी 175 की दर से खरीदा, तो देखो कितना होगा, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 सत्ते 84, 84 6 90 हासिल 9, 12 एकम 12, 12 और हासिल 9 आया था, तो कितना हो गया 21, 12 9 21, तो इतना में खरीदा था। अब वो सब को 185 की दर में बेचता है, तो देखो वस्तु कितना है, 12 8 20 वस्तु, तो 20 को बेचेगा, कितना हो जाएगा, शून्य का शून्य। अब 185 का 2 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, इतना में वो क्या करेगा, बेचेगा 3700 में। ये कितना है, ये 1200 हो गया है और ये 2100, तो हो गया ये 1200 और 2100 मिलकर कितना हो गया 3300, कितना हो गया 3300। और ये कितना का देखो बेचा कितना में 3700, तो ये 400 ज़्यादा है ना, तो ये 400 क्या हो गया ज़्यादा में बेचा, तो लाभ होगा। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, 3.75 को भिन्न रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। देखो 3.75 दशमलव को सीधा में लिखेंगे 1 और बगल में देखो 2 अंक है, 2 जीरो लिख दिए, ठीक। अब इसको बिना दशमलव लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 375/100। 25 से देखो 25 चौक 100, 25 से कम 25, क्या बचा 12, क्या बचा 12, और ये उतारेंगे 5, 125 25 पंचे 125, यानी कि मिल गया हमको, क्या मिला 15/4। देखो 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा 3, और नीचे में भाजक जो है वही लिखाता है, 3 सही 3/4, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर। चलिए जानते हैं ये प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 8 तथा 18 का उभयनिष्ठ गुणज है। कोई भी संख्या जो 8 और 18 का उभयनिष्ठ गुणज होगा वो 8 और 18 दोनों का गुणज भी होगा। तो देखो 18 को अगर हम गुणन के रूप में लिखें तो क्या लिखा है, 9 दूनी 18, यानी वह संख्या जो 9 से विभाजित होगा वही संख्या 18 से विभाजित होगा। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। और देखो ऑप्शन 2 में 200 लिखा है, तो अंकों का योगफल तो 2 आएगा, 2 कभी भी 9 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब ये कभी नहीं कटेगा, ठीक। यहाँ देखें 126, तो ये अंकों का योगफल 9 हो रहा है। इसको देखो 156, तो अंकों का योगफल 12 हो रहा है, और 12 9 से विभाजित नहीं होता, तो ये भी विभाजित नहीं होगा, और ये हो रहा है, ठीक। तो हमारे पास 2 संख्या बचा, ये और ये। अब देखें 9 का तो देख लिया, ठीक। अब इसमें देखो 8 है, तो 8 से 126 विभाजित नहीं होता, इसका मतलब केवल एक ही संख्या बचा, मतलब यही 8 और 18 का उभयनिष्ठ क्या है, गुणज है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है, विभाज्यता के नियम पे जांच लो, विभाज्यता के नियम पे जो नहीं आया वो ऑप्शन गलत है। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलो देखते हैं प्रश्न, 192 का अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन सा है। देखो ध्यान दो, ऑप्शन सी को देखो, इसमें 2 संख्या भाज्य है, तो ये तो तय हो गया कि ये नहीं है।
ऑप्शन डी को देखो, 2 और 5 है भाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब इससे बाकी किसी भी संख्या का गुणा करो, इकाई में 0 आएगा, जबकि 192 की इकाई में 2 है। ठीक, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा 2 ऑप्शन, उससे इकाई का अंक कैसे आता है उस नियम से करो। देखो 2 दूनी 4, 4 इकाई, 4 से गुणा अगला 4 दूनी 8, 8 इकाई, 8 का गुणा अगला 4 दूनी 16, तो 16 की 6 लिखेंगे इकाई को, फिर 6 का गुणा अगले से 6 दूनी 12, 2 आया, जिसका गुणा 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, इकाई में क्या आया 2, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका करोगे देखना नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 का गुणा अगला से 4 दूनी 8, 8 का गुणा अगला से 8 दूनी 16, 16 की 6, 6 दूनी 12, 2 का गुणा 3 से 6 और 6 दिया 18, तो इकाई में क्या आया 8, जबकि इकाई में 2 आना चाहिए, तब उत्तर होगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए देखते हैं प्रश्न। शालिनी 35 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 0.50 प्रति टॉफी की दर से 25 टॉफी खरीदी। कितना, 0.50 की दर से जितना दर लिखा है वस्तु की संख्या कितना है 25, पूरा करें, कितना का खरीदा पता चल जाएगा। 25 शून्य 25 पंचे 125, 2 अंकों के बाद दशमलव यानी 12.50 रुपये का उसने क्या खरीदा टॉफी। फिर 5.2 रुपये ये दर है, कितना तो खरीदा 4, चलो गुणा करें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 20.8, 8 5 13, हासिल 3, ये हो गया 3 यानी 33.33 रुपये का उसने खरीदा। पैसा लेकर कितना गई थी 35, तो 35 में क्या करेंगे, इस 33.3 को घटाएंगे। ठीक, इस तरह। अब देखो 0 में से 3 नहीं घट सकता, तो 10 माने 7 हो गया, हासिल 1 और ये 0, 1.70। देखो किस में है, ये 1.7 वाला, यही इसका आंसर होगा। इतना पैसा शेष बचेगा उसके पास। क्लियर। चलो ये प्रश्न देखें। 3 ड्रम में क्रमशः 28, 56, 154 लीटर पानी आता है। ज़्यादा से ज़्यादा धारिता वाला मापक क्या होगा जिससे तीनों ड्रमों का पानी मापा जा सके। देखो पहचान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी बड़ा से बड़ा। इसका मतलब हमको 28, 56, 54 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और जो भी संख्या का महत्तम ज्ञात करना है उसमें सबसे छोटा संख्या देखना क्या है 28, यानी वो 28 का यानी 28 का गुणनखंड होगा, जो कि ये इन तीनों संख्या का महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, तो देखो क्या क्या होता है 28 का, यही सब होता है। तो 28 से देखो ध्यान से, 28 से जो बड़ा है ये तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या या उसका गुणनखंड ही महत्तम होता है। तो 28 से बड़ा संख्या 35 हो नहीं सकता। 28 से ये भाग नहीं जाता 154, यानी 28 का गुणाज नहीं है ये। ठीक, 28 दूनी 56 तो होता है, लेकिन ये नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। अब देखो 14 का, तो 14 से 28 भी भाग जाता है, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, और ये 14 से ये भी भाग जाएगा 11 बार में। ठीक, इस तरह ये 14 लीटर वह मापक है जिससे इन तीनों को भरा जा सकता है। ठीक, या मापा जा सकता है, कह सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए लिखा है 3 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या होगी। तो देखो 3 लिखा है 3 लिखो, 1/3 लिखा है तो 1/1 लिख दो। ठीक, 3 लिखा है 3 लिख दिया हमने, 1/3 माने 1/3 लिख दिया। अब क्या लिखा है 3 और 1/3 समकोण, इसका मतलब यहाँ समकोण माने 90 अंश, और माने क्या होता है धन, और 1/3 माने 1/3, तो किसका 1/3 90 अंश का, ये कह रहा है। ठीक, अब इसी को हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो देखो 3 और 90 का गुणा कितना होगा, 9 या 27 यानी 270, 1/3 गुणित 90 मतलब 1 3 से भाग करेंगे 30, तो 3 तिया 3 शून्य कितना है 30 1 कम 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 300।
यानी कि 300 डिग्रियों की संख्या होगी, यही इसका आंसर है। ठीक, तो ये जैसा लिखा है वैसे करना था। 3 और 1/3 समकोण, मतलब 3 समकोण और 1/3 समकोण, तो 3 समकोण बराबर 270 और 1/3 समकोण बराबर 30 अंश। अब दोनों को और लिखा है तो जोड़ देंगे, कितना हो गया 300, यही इसका आंसर है। आशा समझ में आ गया हो। चलो देखें ये प्रश्न, देखो लिखा है ये इस तरह 1 डबल 5 2 4 8, इसको 16 से भाग करना है। ठीक, इस तरह देखो ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, इसको कटाएं 8 एक कम 8, तो 15 में 8 जाए क्या बचेगा 7, ये बन गया 75, तो 8 निया 72 हो गया, और 75 में क्या बचा 3, तो ये बन गया 32, 8 चौक 32, और ये 4 उतारेंगे तो 8 से 0 बढ़ जाएगा, अब 48 बन गया, 8 छः 48। देखो ऊपर क्या बचा 19 4, ये 0 6, नीचे 2 है, 2 से फिर कट जाएगा, 2 एक कम 2, इस तरह 2 निया 18 और बचेगा 1, तो 14 बन गया, 2 सत्ते 14 और 0 0 बार और 6 3 बार, 2 से 2 तिया 6, यानी उत्तर आया 9703। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर, सिंपल था, केवल भाग करना था या कटाने विधि से कटा देना था। आशा समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न, किसी भवन की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 40 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो इस भवन में अधिकतम कितने व्यक्ति रह सकते हैं। सिंपल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, कितना होगा देखते हैं, 30 गुणित 15 गुणित 40। ठीक, अब कितने व्यक्ति रह सकते हैं कह रहा है, मतलब हमको 150 घन मीटर स्थान घेरना है एक व्यक्ति के लिए, प्रति व्यक्ति माने एक, तो उसी से भाग करना है। सिंपल, ये देखो चलो भाग करते हैं। यहाँ ये 40 है ना, ठीक, तो ये देखो 2 शून्य है, 2 शून्य पहले से लिख दो। अब ये 3 बचा, 15 3 45, 45 चौक 180, ये हो गया इतना घन मीटर कुल उसका आयतन। अब ये 150 घन मीटर जो स्थान है एक व्यक्ति घेरता है, तो 1 से भाग करेंगे तो कुल कितने व्यक्ति आएगा पता चल जाएगा। देखो एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, 15 से 15 में 12 में 180 होता है, और ये 15 शून्य शून्य, कितना आया 120। यही इस प्रश्न का आंसर है। देखो ऑप्शन सी में दिया है। क्या किया हमने, कमरे का जो आयतन है उसको एक व्यक्ति के द्वारा घेरे जा रहे आयतन से भाग करना है। क्लियर, तो उत्तर आ जाता है। आशा समझ में आ गया। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक ड्रम पानी का 3/4 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 35 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है, ये पूछा है। देखो सिंपल है, ये मान लो वो ड्रम है। प्रश्न में क्या लिखा है 3/4, तो इसको क्या करेंगे 4 बराबर भाग में बांट लेते हैं। अब 4 बराबर भाग में बांट लिए, अब 3 भाग को छायांकित कर देंगे, तो यही कहलाता है 3/4 भाग। और ये 3/4 भाग क्या है, भरा है, 3/4 भाग भरा है। अब आगे क्या लिखा है, इसे पूरा भरने के लिए 35 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो देखो यही भाग तो खाली है ना रे भाई, एक भाग खाली है तो उसी को तो भरेगा, तो एक भाग खाली उसी में 35 लीटर भरेगा, भरेगा ना। अब देखो भिन्न में जब इस तरह भाग करते हैं ना, खंड करते हैं, तो सब भाग बराबर होता है। तो ये भाग 35 है, मतलब ये सब भाग 35 आएगा हर खंड में। प्रश्न में पूछा क्या है, ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है पहले से, तो देखो 3 खंड तो भरा है, इसका मतलब 35, 3 खंड भरा है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 लीटर। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्या किया हमने, ये भिन्न का चित्र बना दिया इस तरह 3/4, किसका 3/4, यानी 4 भाग बांट के 3/4, यही भरा है। स्पष्ट लिखा है यहाँ
कि 35 लीटर पानी किस में आता है, इसको पूरा भरने के लिए लगता है। तो एक डब्बा खाली है तो उसी में 35 आता है रे भाई। तो 3 डब्बा भरा है तो 35 दिया 105। आ गया उत्तर। क्लियर। चलो ये प्रश्न कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 4 तथा 20 से विभाजित करने पर हर दशा में एक शेष बचता है। एक शेष बचता है मतलब उसको पहले तो हटा दो, क्योंकि हटा देंगे तो ये जितना भी संख्या दी है ना, चाहे हो 8, 12, 4, 20, इससे विभाजित हो जाएगा। तो 241 में से एक हटा दोगे क्या बचेगा, 240 बचेगा। 201 में से एक हटाए तो 200, 141 में से एक हटाए तो 140, और 181 में से एक हटाए तो 180 बचेगा। अब जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे ना तो समझ जाओ इसकी विभाज्यता के नियम में चेक कर लो, या इस सब का लघुत्तम समापवर्त निकाल दो, उत्तर आ जाता है। अब देखो 20 है तो 20 से सब कटेगा, दिख रहा है इकाई में शून्य है, 20 के पहाड़ा में भी आएगा। 4 से भी देखो 4 दहम 40, 2 ठो जीरो है, कटता ही है, ये भी कटेगा ये भी कटेगा। 12 में क्या चीज़ रहता है, 12 3 गुणित 4 होता है 12। तो 4 का विभाज्यता का नियम चेक कर लिए। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल। तो देखो 4 1 5 हो रहा है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। ये 2 0 0 2 ही होगा, ये भी नहीं कटेगा। हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक, तो ये 3 का अंकों का योगफल हो रहा है, 8 1 9 4 2 6। अब देखो 8 की विभाज्यता के नियम में, तो 8 की विभाज्यता के नियम में 8 3 24, 8 शून्य शून्य कटेगा, लेकिन ये 8 दूनी 16, अब बचेगा 2, तो ये नहीं कटेगा 8 से। इसका मतलब ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, तो विभाज्यता के नियम में यही किए। क्या किए, पहले हर दशा में एक शेष बच रहा है तो सबको एक एक कम करके लिख दिया ऑप्शन को। फिर 8, 12, 4 और 20 के विभाज्यता के नियम में जांच किए तो पता चला कि केवल ऑप्शन ए ही कट रहा है, यानी 240 आया था ऑप्शन एक शेष घटाने के बाद यही कट रहा है, तो यही उत्तर होगा। क्लियर। देखते हैं ये प्रश्न, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 185 है तो उनका महत्तम क्या होगा। याद रखो कोई भी दो संख्या है और वो आपस में सहभाज्य संख्या, जैसे 4 और 7 सहभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इसका महत्तम हमेशा एक ही होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक ही होता है और लघुत्तम उन दोनों का गुणनफल होता है। तो लघुत्तम करेंगे 7 चौक 28 हो जाएगा। याद रखें दो सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने से मिलता है और महत्तम उन दोनों का हमेशा एक होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए 1। आशा समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखो बच्चों, आप लोगों को वैसे भी पूर्ण वर्ग संख्या याद होना चाहिए, तो यही इसका उत्तर है जो कि 31 का पूर्ण वर्ग है। 31 का पूर्ण वर्ग होता है 961। बाकी ये जितने भी संख्याएं हैं ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप चेक कर लेना, ठीक है। आशा समझ में आ गया हो। चलो देखते हैं बच्चों, ये प्रश्न निम्न में से कौन सा किसी आकृति का परिमाप हो सकता है। देखो परिमाप की इकाई क्या होता है, जिससे माप रहे हैं, तो परिमाप को हमेशा दूरी मापने की इकाई से मापा जाता है। तो पहली बात तो इसमें लिखा है वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को मापने की इकाई है, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल को किससे मापते हैं, वर्ग इकाई से। तो इकाई के जगह में जो दूरी मापने की इकाई है उसका उपयोग करते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल मापने की इकाई है, तो परिमाप नहीं माप सकते। यहाँ देखो 10 सेंटीमीटर लिखा है, यही इसका आंसर है। अब ये क्यों नहीं होगा, घन सेंटीमीटर। घन किससे मापते हैं, घन से आयतन को। किससे मापते हैं, आयतन को। तो पहला वाला ऑप्शन क्षेत्रफल मापने की इकाई है, तीसरा वाला देखिए तो आयतन को मापने की इकाई है, और ये देखो वजन को मापते हैं किलोग्राम से, ठीक। तो दूरी मापने का केवल एक इकाई है, सीधा सीधा इकाई, वो है ये बी में 10 सेंटीमीटर। तो यही किसी भी आकृति का परिमाप हो सकता है। बाकी ये क्षेत्रफल है किसी का, ये आयतन है, और ये वजन मापने की इकाई है। क्लियर बच्चों। चलो देखते हैं ये प्रश्न क्या लिखा है, 10 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बिल्कुल सरल है,
10 को लिखो। हेक्टोमीटर माने क्या होता है? हेक्टो माने होता है 100, हेक्टो माने 100। अब मीटर में तो बदलना है, तो मीटर हमको नहीं हटाना है। जब भी इस तरह प्रश्न आए तो संख्या को लिख लेना। संख्या और इस शब्द के बीच में देखो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा करना रहता है। इस 10 का हेक्टो के साथ गुणा करेंगे। अब मीटर तो लाना है हमको ना, प्रश्न में लिखा है मीटर में बदलना है, तो हेक्टो माने 100 होता है बस। तो 10 का हेक्टो के साथ गुणा कर दो। अब मीटर तो लिखना ही है, तो क्या हो जाएगा? 1000। तो 1000 मीटर हो जाएगा भाई। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? अगर यही मान लो ऐसा लिखा रहता 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में मीटर कितना होता है? सिंपल है, 10 लिखेंगे, किलो माने होता है 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे। अब मीटर तो बनाना ही है ना, तो 1000 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर। सिंपल। क्लियर? आशा है समझ में आ गया होगा। चलो जानते हैं प्रश्न। यदि किसी वृत्त का व्यास a हो तो निम्न में से कौन सा व्यंजक उसकी त्रिज्या होता है? देखो याद रखो, ये जैसे एक वृत्त है, तो ये जो सबसे बड़ी जीवा जो कि वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहा जाता है, और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है त्रिज्या, इसे त्रिज्या कहेंगे। और ये वाला हमारा ये जो है ये व्यास कहलाएगा, जो सबसे बड़ी जीवा है। तो इस तरह क्या हुआ? व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा। तो हमने देखो यहाँ व्यास को क्या माना है? a, तो a को अगर 2 से भाग कर दें तब हमको आधा मिलेगा। तो इस तरह a/2 जो लिखा है ऑप्शन ए में, यही त्रिज्या को दर्शाता है बच्चों। क्लियर? क्या बताया मैंने? व्यास का आधा होता है। तो व्यास का आधा कैसे होगा? व्यास को 2 से भाग करेंगे, व्यास को 2 से भाग करेंगे तो आधा मिलेगा। क्लियर? तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं ये प्रश्न। दिए गए चित्र में कोण FOB मान ज्ञात करना है। कोण FOB, ये वाला कोण, ये वाला कोण हमको जानना है। ध्यान दो जरा, ये ऐसे करके बना है, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है एक दूसरे को। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण कहलाते हैं। कोई भी 2 प्रतिच्छेदी रेखा खींचो तो इस तरह ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं 1 नंबर दे दूँ 2, तो पहला दूसरा शीर्षाभिमुख कोण है, तीसरा चौथा कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो एक कोण तो हमको पहले से पता है ना भाई, ये वाला कोण कितना है? 37, 53 जोड़ो कितना आया? 90 अंश। कितना आया? 7 3 10, 5 3 8 1 9 अंश, यानी 90 अंश आ रहा है। तो ये दोनों कोण 90 अंश है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये जो कोण है, तो ये 90 है, तो ये भी 90 ही होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इस तरह सही उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। आशा है समझ में आ गया। चलो एक प्रश्न जानते हैं। एक डिब्बे में 300 संतरे हैं, यानी कि 300 संतरे का 180 रुपये है। हमें 45 संतरे का जानना है। कितना संतरे का? 45 संतरे का। तो क्या हमको एक संतरे का भाव पता है? नहीं पता। तो क्या करेंगे? एक संतरा का पहले जानेंगे। तो 180 बटे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा, होगा ना। अब 45 का जानना है तो 45 का गुणा करेंगे। देखो कटेगा, ये 15 तिया 15 दूनी 15 शून्यम, 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे कर गया। देखो 2 है, इधर 18 है, 2 1 कम 2 निया। अब इधर क्या है? 3, तो 9 तिया कितना होता है? 27। ये हो जाएगा 27 इसका आंसर। देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही इसका आंसर। चलिए देखते हैं प्रश्न। स्टार का वह मान जिससे संख्या 9 4 स्टार 7 3 9 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो संख्या क्या लिखा है, इस पर जाओ। क्या लिखा है? 9 है, इसमें 4 है, 1 स्टार है और 7 है, 3 है। इसी संख्या को अगर 9 से हम विभाजित करें तो 0 से फैलाना चाहिए। यानी कि ये सीधा सीधा कह रहा है कि आपको 9 का विभाज्यता का नियम आता है कि नहीं, वो पूछ रहा है। तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चों? अंकों का योगफल करो। अगर अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो गया तो पूरा संख्या हो जाएगा। चलो जोड़ के देखें। 9 4 13, 13 7 20, 20 3 23,
23 आ रहा है। और 9 का पहाड़ा पढ़ के देखो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब देखो ये 27 से 23 कितना कम है, 4 कम है ना, तो इसका मतलब इसमें 4 इसके जगह में रख दे स्टार की जगह में, तो ये 27 आ जाएगा योगफल अंकों का, तो फिर ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन डी 4। यानी स्टार की जगह में 4 रख दोगे ना तो अंकों का योगफल 27 हो जाता है, और अंकों का योगफल अगर 9 का गुणा जा गया तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। चलो ये प्रश्न देखते हैं। एक वर्गाकार पार्क जिसके भुजा की लंबाई 18 मीटर, अंदर की तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सिंपल है, बाहर वाला वर्ग का भुजा कितना 18, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, स्वाभाविक सी बात है 18 का वर्ग यानी भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 324 वर्ग मीटर। ठीक, अंदर कैसे होगा, तो रास्ता जितना चौड़ा होना उसका डबल कम हो जाता है, तो रास्ता 3 है तो 6 कम हो जाएगा, तो अंदर 12 हो जाएगा। इस तरह 12 का वर्ग हो जाएगा 144। कितना हो गया, 144 वर्ग मीटर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कभी भी इस तरह अंदर एक वर्ग बना हो बाहर एक वर्ग बना हो और ये बीच का रास्ता हो, तो इसका क्षेत्रफल जानना है ना, तो बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटा वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इसलिए हमने बाहर का वर्ग का क्षेत्रफल में से अंदर के वर्ग का क्षेत्रफल घटाया है। मेन चीज क्या है, अंदर का वर्ग का भुजा कैसे जानते हैं, रास्ते की चौड़ाई को डबल करके कम कर दो, क्योंकि यहाँ भी कम हो गया यहाँ भी कम हो गया। चलो कम करो, क्या आएगा, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 4 नहीं घट सकता तो 12 मान लिए, 4 घट गया 8, हासिल 180 वर्ग मीटर। देखो ऑप्शन सी में दिया है, यही इसका उत्तर है। चलिए देखिए प्रश्न हल करते हैं। आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी, यानी लंबाई चौड़ाई के योगफल का गुणा कर दो, तो ये बन जाता है वास्तव में लंबाई के बराबर, और ये ऊंचाई काम करता है चौड़ाई के बराबर। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, क्षेत्रफल में एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है। तो इस तरह देखो 4 दीवार होते हैं तो 2 बार तो लंबाई होता है 2 बार चौड़ाई होता है, तो इसका उभयनिष्ठ निकालते हैं तो 2 बाहर आ जाता है। इस तरह 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई ये हो गया, ये जो दीवार की लंबाई चौड़ाई है ना, ये लंबाई, और चौड़ाई की जगह में क्या होता है दीवार का ऊंचाई, तो इसलिए यही सूत्र इसका उत्तर होगा। कौन सा, ये ऑप्शन सी, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्लियर, आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। ये 12 है तो समद्विबाहु है तो ये भी 12 होगा। अब ये 15 है, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, 2 भुजा समान है, तो यहाँ चिन्ह को देखो, ये चिन्ह का मतलब होता है कि ये दोनों भुजा समान है करके दर्शा रहा है। अब परिमाप माने तीनों भुजाओं का माप, तो ये एक 12 है, एक 12 है और एक 25 है। चलो जोड़ो, ये 9 ये 4, कितना आया 49, तो 49 सेंटीमीटर इसका उत्तर आया। देखो कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर, तो इस तरह से हो गया बच्चों ये गणित से संबंधित यह वीडियो। तो आप लोगों को यह वीडियो और इसमें जो प्रश्न शामिल किया हूँ वो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आने वाले समय में आपको लगता है कि इस चैनल से हमें फ़ायदा होने वाला है, सीख सकते हैं कुछ नया चीज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।